नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एमएस टेक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही सीरीज कंप्यूटर क्लासेस जो कि एनसीईआरटी पर पूर्णतः बेस्ड है। यह उसकी यह उस सीरीज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के साथ-साथ बेसिक कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया है। जिसमें हम आपको जिसमें हम आपको संपूर्ण कंप्यूटर कवर करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जैसे एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, ऐसे सभी एग्जाम जिनमें कंप्यूटर एवं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। पीईबी के सभी एग्जाम जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर सीरीज की दूसरी क्लास है। अभी हम पटवारी एग्जाम को फोकस करते हुए स्टडी कर रहे हैं। बाकी जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं ना कोई प्रमोशन करूंगा, ना आपको कोई सब्सक्राइब लाइक करने के लिए आपका टाइम बर्बाद करूंगा। बस अपन डायरेक्ट स्टडी पर फोकस करेंगे। और जो मैं आपको मटेरियल देने वाला हूँ, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से मैंने ये सॉर्ट किया है। एनसीईआरटी से पूरा मटेरियल उठाया हुआ है। इसमें आपको सारा कंप्यूटर कवर होने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर की सभी जनरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरेशन का पीरियड पढ़ेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है। मैं आपको हाइलाइटर से समझाते जाता हूँ। यहाँ पर जनरेशन्स को कवर करने वाले हैं अपन। जनरेशन का पीरियड कब से कब तक, और जनरेशन में यूज्ड होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको संक्षिप्त में विवरण दूं, फर्स्ट जनरेशन जो है अपनी, जिसमें कि जिसका टाइम पीरियड जो है लगभग 1946 से 1959 तक। ये आपको अलग-अलग बुक में अलग-अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड कोई निश्चित नहीं है। समथिंग 1940 से 1960 कह सकते हैं अपन इसको, लेकिन मैंने फोकस्ड जो है एनसीईआरटी को देखते हुए उसमें से डेटा जो मुझे प्राप्त हुआ है 1946 से 1959, ये पीरियड काल रहा अपनी फर्स्ट जनरेशन का। टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ है। वैक्यूम ट्यूब्स मतलब बाल्ब्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंप्यूटर को जिस चीज की जरूरत पड़ी, बिजली की आपूर्ति के लिए वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज यहाँ पर किया गया है। बहुत बड़े बड़े वॉल्व्स होते थे जिनका यूज यहाँ पर किया जाता था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो दोस्तों, ये लगभग 1959 से 1965 के बीच की मानी जाती है। यहाँ पर हमने बॉल्ब्स, ये फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। वहीं पर हमने सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया है। टेक्नोलॉजी टाइप जो थी इसकी ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति के लिए कंप्यूटर के अंदर। और थर्ड जनरेशन की अपन बात करें दोस्तों, थर्ड जनरेशन का पीरियड काल जो होता है 1965 से 1971 के बीच। यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई है इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों, फोर्थ जनरेशन की बात करें, 1971 से 1980 का पीरियड जो माना जाता है, वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के लिए है। यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी के यूज्ड में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ जनरेशन की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो 1980 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है टिल नाउ, ये जनरेशन फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड यूएलएसआई का यूज किया हुआ है। टेक्नोलॉजी में एआई और यूएलएसआई का यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम जो मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू दिया है जनरेशन्स और उसके पीरियड्स और उसमें यूज्ड होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, इसको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे।
तो पहली जनरेशन से अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी सन 1946 से 1956 तक, ये जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1946 से 1956 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1946 में अस्तित्व में आया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कैलकुलेटेड, जिसको अपन ENIAC इनाइक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार JP एकर्ट तथा JW मोस्ले ने किया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया था? JP एकर्ट एंड JW, इसको मोस्ले भी बोलते हैं, मौचले भी बोलते हैं। तो इस कंप्यूटर में मुख्यतः किस चीज का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो पहली जनरेशन के उदाहरण क्या है दोस्तों? EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट जो था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड जो है पहली जनरेशन का उदाहरण यूनिवैक 1। फोर्थ जो है IBM 701। फिफ्थ जो है IBM 650। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन एडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। प्रथम पीढ़ी के गुण एवं इसकी विशेषताएं। इसके पहले मैं आपको कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा दोस्तों। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर तकनीक का विकास हुआ है, बहुत तेजी से हो रहा है। कंप्यूटर में हो रही इस बढ़ोतरी ने जटिल समस्याओं और समाधान को बहुत सुगम बना दिया है। आज से आज कंप्यूटर से काम करना जितना आसान हुआ है, उतना ही आसान इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हुआ है। क्योंकि आज कंप्यूटर आकार में काफी छोटे हो गए हैं, लेकिन इनकी गति और संग्रह क्षमता कई गुना ज्यादा है। प्रथम कंप्यूटर ENIAC से लेकर आज तक के कंप्यूटर में समय समय पर आवश्यकता अनुसार काफी परिवर्तन किए गए हैं। एक नई डिवाइस तैयार की गई है। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में लगभग पहली पीढ़ी से लेकर पांच पीढ़ियों तक इसे वर्गीकृत किया गया है, जो कि मैं क्रमशः आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर। दोस्तों, वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित है। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग पॉइंट जो बताया 1946 में हुई थी, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास काफी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि कई हजारों वर्ष पूर्व गणना करने के लिए बनाया गया यंत्र अबेकस, जिसको अबेकस बोला जाता था, जिसका उपयोग आज भी स्कूलों में गणना करने के लिए किया जाता है। बच्चों को समझाने के लिए आज भी अबेकस का यूज किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की शुरुआत तो कई हजारों वर्ष पूर्व हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के शुरू होते ही कंप्यूटर की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और यही आज के कंप्यूटर का आधार बने। समय समय पर कंप्यूटर में तकनीक समय समय पर कंप्यूटर की तकनीक में हुए इन्हीं परिवर्तनों को उसकी पीढ़ियों में बांट दिया गया है। इन्हीं के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, तो कृपया आप पेन कॉपी हाथ में लें और अपने नोट्स खुद बनाएं। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक, कौन से नोट्स सबसे बेहतर हैं, तो मैं आपको दिल से यही सलाह दूंगा कि जो कंटेंट मैं आपको लेकर आया हूँ, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक ही गुजारिश है
मैं जो बता रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट पेन कॉपी लेकर नोट करते जाएं। और अगर भविष्य में कोई पूछता है, वर्तमान में अभी भी कोई पूछता है कि कंप्यूटर की बेटर बुक कौन सी है, सबसे बेस्ट नोट्स कौन से हैं, किसके हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट नोट्स मेरे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन अभी कहाँ पर थे? एडवांटेज पढ़ रहे थे अपन प्रथम पीढ़ी के। प्रथम पीढ़ी के जो गुण होते हैं, क्या क्या खास था प्रथम पीढ़ी में, वो आपको मैं समझा रहा था। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पहला गुण जो है, इन कंप्यूटर में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया जाता था, निर्वात नली का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। दोस्तों सेकंड पॉइंट है, इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मतलब धारण करने की क्षमता जो होती है, उसमें मेमोरी स्टोरेज की क्षमता जो होती थी, उसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। और थर्ड पॉइंट जो होता है दोस्तों, डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। यहाँ पर पंच कार्ड, जैसे पंच कार्ड हुआ करते थे जिनको पंच करना पड़ता था सिस्टम में, उनका उपयोग ही होता था डाटा सुरक्षित रखने में। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, जहां पर सभी कमांड 0 तथा 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में दी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको कि कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, मशीनी एवं असेंबली। ये जो भी लैंग्वेज है, यहाँ पर जो कमांड यूज होती थी 0 और 1 के फॉर्म में होती थी, जो कि बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ऑन ऑफ के रूप में काम होता था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अभी अपन ने देखे कंप्यूटर के एडवांटेज, अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी के कुछ अभाव, कमियां कह सकते हैं दोस्तों, ये अपन पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट करके यहाँ पे रखी हुई है। यह कंप्यूटर आकार में कमरे के बराबर होते थे, मतलब काफी बड़े होते थे। यह कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी छोड़ते थे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए वॉल्व्स और वैक्यूम का यूज किया जाता था, तो ये बहुत ही हीट करते थे। थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों, यह कंप्यूटर बहुत ही धीमी गति से कार्य करते थे। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना दोस्तों, बहुत ही धीमी गति से कार्य करते थे। फोर्थ पॉइंट जो है, यह कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होते थे, मतलब यहाँ पर ज्यादा विश्वसनीयता नहीं थी कंप्यूटर में। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जब आते हैं अपन दोस्तों, इन कंप्यूटर में जो गति थी, मतलब वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में इन कंप्यूटर में जो गति थी ना, स्पीड थी ना, बहुत ही कम थी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। यह बहुत आवश्यक था, क्योंकि दोस्तों वैक्यूम और वॉल्व से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती थी, और कमरे के बराबर के आकार के कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करते थे, इसलिए एयर कंडीशनर, एसी का कंटिन्यू उपयोग करना बहुत ही जरूरी था। ये था दोस्तों अपना फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एडवांटेज। अपन ने एग्जाम्पल्स देखे, एडवांटेज देखे और उसके डिसएडवांटेज भी देखे। नाउ अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी लगभग सन 1956 से 1964 तक के कंप्यूटर को लिया गया। इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था, जहां पर अपन वैक्यूम और वॉल्व्स का यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, उसको रिप्लेस करके अब सेकंड जनरेशन में अपन किस चीज का उपयोग करने लगे दोस्तों? ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर थे। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। सेकंड जनरेशन का मुख्य घटक क्या था? अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक या मुख्य टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो वहां पर अपन टिक करके आ सकते हैं कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक था ट्रांजिस्टर्स, जो कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स को रिप्लेस करता है। ठीक है, आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले,
विलियम शॉकले तथा उनकी सहयोगी वैज्ञानिक टीम ने 1947 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1947 में। और किसने किया था? जी हाँ, विलियम शॉकले और उनकी सहयोगी टीम ने। कब किया था? 1947। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, जो कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी क्रांति सामने आई। मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर जो है वॉल्व्स और वैक्यूम की तुलना में काफी सही थे। इसलिए जब कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा तो इस क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से बहुत आसान हो गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार जो प्रथम पीढ़ी थी उसकी तुलना में कम हो गया। मतलब कहीं ना कहीं अपन को प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में आने में सुविधाएं देखने को मिली, तथा इनकी प्रोसेसिंग की जो गति थी उसमें भी वृद्धि हो गई। इस कारण से इनका उपयोग प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक से दो व्यक्ति पर्याप्त होते थे। लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर आकार में काफी बड़े थे। पहली पीढ़ी से तो छोटे थे, बट द्वितीय पीढ़ी में भी कुछ कम नहीं थे, बड़े ही थे। और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा थोड़े से विश्वसनीय थे। थोड़े से नहीं कह सकते हैं, प्रथम पीढ़ी से अधिक विश्वसनीय थे, तथा इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी प्रथम पीढ़ी से ज्यादा सटीक था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जिस लैंग्वेज का यूज हुआ है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्टॉन है, कोबॉल है, एल्गोल है, स्नोबॉल है। ये 4 लैंग्वेजों का, उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि दूसरी पीढ़ी के द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में फोटोन, कोबॉल, एल्गोल और स्नोबॉल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। ठीक है। अब द्वितीय पीढ़ी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन यहाँ पर। IBM 7094, ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। यूनिवैक 1108, ये भी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर एक आता है अपना हनीवेल 400, नेक्स्ट CDC 1604, लास्ट जो है अपना CDC 3600। ये पांचों जो मैंने उदाहरण आपको दिए, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको। IBM 7094, यूनिवेक 1108, हनीवेल 400, CDS 1604, CDC, सॉरी इसको मैंने CDS बोल दिया, CDC 1604 एंड CDC 3600। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के अपन एडवांटेज देख लेते हैं अब। एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो एडवांटेज में क्या था दोस्तों? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण जो बोलते हैं अपन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर का आकार पहले की तुलना में थोड़ा सा छोटा हो गया। नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की गति प्रथम पीढ़ी की गति से अधिक एवं उससे थोड़ी विश्वसनीय थी। ठीक है दोस्तों। थर्ड, कंप्यूटर जो है डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड के साथ साथ यहाँ पर मैग्नेटिक टैप एंड डिस्क का उपयोग होता था। फोर्थ, कंप्यूटर में डाटा संग्रहित रखने के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। फिफ्थ पीढ़ी देखते हैं अपन यहाँ पर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर
इस पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा के स्थान पर उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग करने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोटोन है जो कि फॉर्मूला ट्रांजैक्शंस पर आधारित थी, कोबोल है कॉमन बिजनेस पर आधारित थी, और मैंने एक आपको बताई थी एल्गोल और स्नोबॉल। ये सारी उच्च स्तरीय भाषा है अपनी। ये सब थे अपने कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी के एडवांटेज। समझ आए दोस्तों आपको? नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के अभाव, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की कमियां। चलिए देखते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की कमियां क्या क्या थी। यह कंप्यूटर साइज में बड़े होने के कारण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत दिक्कत या परेशानी का सामना होता था। सेकंड, इन कंप्यूटर का रखरखाव काफी कठिन था। इस कारण प्रत्येक यूजर इनका उपयोग नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ से वहां तक इनका ले जाना बहुत ही कठिन और रखरखाव भी कठिन था। थर्ड, इन कंप्यूटर को चलाने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था। इन कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित कमरे की जरूरत होती थी। मतलब इन कंप्यूटर को अगर परमानेंट यूज में लेना है तो आपको एसी एयर कंडीशनर परमानेंट चालू रखना ही पड़ता था, क्योंकि हीट इतनी उत्पन्न करते थे, इसलिए इनको एयर कंडीशनर्स में रखा जाता था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल है 1964 से लेके 1971 के बीच, ठीक है, 1964 से 1971 तक के कंप्यूटर को इस पीढ़ी में लिया जाता है। तीसरी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी विकास, काफी क्रांति हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी के द्वारा 1958 में किया गया था। जैक किल्बी जैक किल्बी के द्वारा किए गए आईसी के आविष्कार को कंप्यूटर में काफी बदलाव लाए। मतलब कह सकते हैं कि जैक किल्बी द्वारा किए गए आईसी के आविष्कार से कंप्यूटर में काफी बदलाव आए। जैक किल्बी कौन थे? जिन्होंने आईसी का आविष्कार किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल, इससे कंप्यूटर का आकार काफी छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली दोनों जनरेशन, पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर से तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड तेज हो गई, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था। इसके द्वारा दिए गए रिजल्ट पहले से अधिक विश्वसनीय। मतलब पहली जनरेशन में अपन ने क्या वैक्यूम देखा, वॉल्व देखा, इसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने, और इन दोनों को रिप्लेस किया किसने? आईसी ने। तो इसकी स्पीड पिछली दोनों जनरेशन की अपेक्षा तेज हो गई थी। इसके द्वारा दिए गए रिजल्ट भी जो थे अधिक विश्वसनीय हो गए थे, तथा इनका रख रखाव भी पहली दोनों जनरेशन की अपेक्षा काफी आसान हो गया था। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी कंप्यूटर को समझने में भी आसानी होने लगी थी। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए थर्ड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, तो पहला आता है प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर 1, जिसको अपन शॉर्ट में पीडीपी 1 बोलते हैं। नेक्स्ट पीडीपी 5 होता है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर था पीडीपी 8 है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर है ICL 2903 है।
नेक्स्ट जो है ICL 1900 और लास्ट जो है इसका उदाहरण यूनिवेक 1108। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो उदाहरण हैं ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। थर्ड जनरेशन के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं दोस्तों। तृतीय पीढ़ी के गुण। तृतीय पीढ़ी के गुण देखें यहाँ पर तो अपन तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर आईसी चिप का उपयोग किया जाने लगा। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। ठीक है दोस्तों, द्वितीय अपन देखें, ये प्रथम हो गया, ये सेकंड पॉइंट है। द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा यह अधिक विश्वसनीय थे। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा ये अधिक विश्वसनीय थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। कार्य करने की प्रोसेस फास्ट हो गई, मतलब गति में काफी तेज हुए ये। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के स्थान पर इन कंप्यूटर का रखरखाव बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में नहीं किया जाता था। जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू होने के कारण सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए। ठीक है दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी के तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अभाव। यहाँ पर जो कमियां थी तृतीय पीढ़ी में, एयर कंडीशनर वातावरण की आवश्यकता मैंडेटरी थी, यहाँ पर आवश्यक थी, क्योंकि यहाँ भी हीटिंग होती थी, यहाँ भी गर्मी उत्पन्न करते थे। नेक्स्ट जो आता है, ये कंप्यूटर केवल विशेष उद्देश्य को पूरा करते थे। ये किसी विशेष पर्पज के लिए बनाए गए कंप्यूटर थे। जैसे किसी हॉस्पिटल के लिए डिजाइन किया है तो वो केवल हॉस्पिटल के ही काम करना है। रेलवे स्टेशन के लिए, एयर टिकट सिस्टम के लिए, और अपना रक्षा मंत्रालय या रक्षा के लिए जो इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं, मतलब ये विशेष पर्पस के हिसाब से बनाया जाता था इनको, और ये उसी को पूरा करते थे। थर्ड पॉइंट जो है आईसी। आईसी चिप के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक जटिल थी, मतलब इंटीग्रेटेड चिप को निर्माण करना या चिप को बनाना इतना आसान नहीं था। चलिए अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, इसका कार्यकाल सन 1971 से 1985 के बीच कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाने लगा, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर करीब 30,000 कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना संभव हुआ। वीएलएसआई के आने से सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को एक ही चिप पर लाना संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिक यूजर इंटरफेस मतलब जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, अर्थात यह अंक गणितीय एवं लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत ही आसान थे। ठीक है दोस्तों, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, यूजर के साथ उनका कैसा इंटरफेस था उसको व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिल गया। एक MITS कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर था ALTAIR 800, एल्टर 800। इन कंप्यूटर को समझना बहुत ही आसान हो गया था, इसीलिए इन कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर कहा जाता था। आज भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, जोड़ना आसान होता है। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है, अर्थात आप इस कंप्यूटर को एक टेबल पर रखकर भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए यह कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज हुआ
उसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम कंपनी ने विकसित किया था। मतलब इस फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी में माउस का प्रयोग शुरू हुआ, जिसके कारण कंप्यूटर की प्रसिद्धि को एक क्रांतिकारी रूप मिला। आपको बता दें कि चतुर्थ मतलब फोर्थ पीढ़ी में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, जैसे कि हम सुनते हैं सी प्लस प्लस, सी, जावा, विजुअल बेसिक। ये सारी उच्च स्तरीय लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में यूज की जाने लगी। दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी के उदाहरण, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: आईबीएम, IBM 4341, DEC DEC 10, स्टार 1000, 11000, ZX स्पेक्ट्रम, PDP 11, मैकिन्टोश, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। ये सारे फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। आइए अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI चिप का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। VLSI के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार बहुत छोटे हो गए। सेकंड, डाटा को सुरक्षित रखने के लिए मैग्नेटिक कोर के स्थान पर अब जो यूज होने लगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। इस पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कार्य करने के लिए कई एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर तैयार हुए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस आदि में कार्य करना आसान हुआ। इन कंप्यूटर की कीमत कम होने के कारण अधिक उपयोग होने लगा। ये कीमत में भी कम थे और सुविधाओं में बहुत ज़्यादा थे। इन कंप्यूटर को बहुत कम एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती थी। मतलब ये ऐसा नहीं कि ऑल टाइम इन कंप्यूटर को चलाने के लिए हमेशा ठंडा वातावरण की ज़रूरत हो। ये इतने गर्म नहीं होते थे, इतनी हीट उत्पन्न नहीं करते थे कि इनको ऑल टाइम एयर कंडीशनर्स में रखा जाए। ये सारे जो पॉइंट थे, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के गुण थे। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की क्या क्या कमियां थी, क्या क्या अभाव थे। फर्स्ट देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप के खराब होने की संभावना अधिक होती थी यहाँ पर। सेकंड जो है, नेटवर्क का विकास होने से संक्रमण संभावना होने लगी। मतलब नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे हमको वायरस इफेक्ट की खतरा महसूस होने लगा। मतलब नेटवर्क अपना बड़ा होगा तो उतना ही वायरस का खतरा रहेगा। इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ गई। मतलब यहाँ पर इंटरनेट की आवश्यकता जो है बढ़ गई। मल्टीमीडिया जैसे काम होने से अधिक मेमोरी की आवश्यकता शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने फोर्थ जनरेशन के डिसएडवांटेज। आइए अब चलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। सन 1985 के बाद से आज तक का, अभी तक का जो समय चल रहा है और भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर इनको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSIC मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इस तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई।
जिससे इन कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्चेस, डिफेंस आदि के क्षेत्र में किया जाने लगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर विंडो 95, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा आदि हैं। आइए अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों आपको। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाल्म टॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक एंड परम, जिसको कि हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि आज के समय में हम जितने कंप्यूटर यूज करते हैं ये सब पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण थे। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। इन कंप्यूटर का साइज जो है बहुत छोटा होने लगा। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही आसान हो गया। ये पहले की तुलना में इन कंप्यूटरों में हीटिंग कम होने के कारण कंप्यूटर पर कई घंटों तक एक साथ कार्य किया जा सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, जैसे साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, गेम्स आदि। नेक्स्ट पॉइंट, इन कंप्यूटर में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा, मतलब मानव बुद्धिमत्ता की सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज की क्षमता ये बहुत ज्यादा होती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, ASP.NET, जावा, पाइथन, रिएक्ट, एंगुलर, बहुत सारी भाषाएं इस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज की जाती हैं। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर में शामिल किया गया। दोस्तों, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस पीढ़ी के कुछ अभाव, कुछ कमियां देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अभाव। ये कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क को बहुत ही सुस्त और कमजोर बना देते हैं। मतलब ये इतने इतने इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें है, मतलब कंप्यूटर हर एक इंसान का हर एक काम यहाँ पर सुलभ बना दिया है। इसलिए इंसान खुद से भी चाहता ही नहीं है कि अपने दिमाग का यूज किया जाए। तो इसका एक कारण ये अपन ये देखते हैं कि ये मानव के मस्तिष्क को बहुत ही सुस्त एवं कमजोर बना देते हैं। नेक्स्ट, मानव का पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर होने से स्वविवेक की कमी का होना होता है। मतलब यहाँ पर इंसान हर एक काम के लिए कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्भर है। मतलब कि जो काम वो खुद से दिमाग लगाकर कर सकता था, आज वो कंप्यूटर पर डिपेंड है। इससे क्या है, विवेक की कमी का होना जायज सी बात है। ये डिसएडवांटेज है दोस्तों। ये थे लास्ट जनरेशन तक के बारे में। अपन ने पहली जनरेशन से अभी तक की फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियां, जो कंप्यूटर की पीढ़ियां से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्यूटर की सारी पीढ़ियां बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो एक बार पुनः वीडियो दोबारा देखें और नोट्स बनाएं ध्यान से। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट अवश्य करके बताएं। इस पोस्ट को शेयर करें, लाइक करें, सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। मैं तो चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। मैं पूरे वीडियो में कहीं नहीं बोलता दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करना होता है। ये सब आप पर डिपेंड होता है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट मैं आपको लेकर आता रहूँगा। और भरोसा रखिए दोस्तों, मैं आपको जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ फुल टू एनसीईआरटी पर बेस्ड है और एग्जाम को टारगेट करते हुए ये डेटा मैं जो आपके लिए सॉर्ट करके लाया हूँ, इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है दोस्तों।
मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बाद में क्वेश्चंस भी लगवाऊँगा, बट एक बार अपना कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी ला कर दूंगा, क्योंकि अभी अपन ने स्टार्ट किया है। अभी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको मैंने बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में समझाया था। आज की क्लास में मैंने आपको पहली जनरेशन से लेके 5th जनरेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लेकर आऊँगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।